हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस मैथ्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आदर्शवाद आइडियलिज्म, इसकी परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य, प्रभाव एवं पाठ्यचर्या और इसमें प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियाँ और इसका अनुशासन और निष्कर्ष, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आज देखेंगे हम लोग कि क्या होता है आदर्शवाद, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो ये पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है, तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हम पूर्ण देखने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं पहले इसकी परिभाषा। तो आदर्शवाद की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आदर्शवाद की परिभाषा। तो आदर्शवाद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है आइडियलिज्म, आदर्श प्लस वाद। आदर्श मतलब एक आपको आइडिया बनाना है, जो विचारों और आइडिया मतलब एक सोच पर निर्भर करने वाला एक कैरिकुलम हो सकता है। तो सबसे पहले इसके जो विचारवादी सिद्धांत थे, प्लेटो के ही विचारों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्लेटो के विचारवादी सिद्धांतों से हीगल तथा हावर्ड गांधी के विचारों का विकास यहाँ तक हुआ है। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर प्लेटो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे इसके विकास के लिए। तो इसका जो मेन उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, मेन इसका मोटो दिया गया है, विचार आध्यात्मिक जगत या विचारों को भौतिक या प्रकृति विचारों से अधिक महत्व इसमें दिया गया है। अगर इसके मूल विचार की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आध्यात्म जगत, यहाँ पर ईश्वर को सबसे बड़ी सत्ता माना गया है। यहाँ पर ईश्वर को सबसे ऊपर रखा गया है और माइंड, आत्मा का जो ज्ञान मिलता है, यहाँ पर बोला गया है कि हमें यहाँ पर आध्यात्म से ही, ईश्वर से ही हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में कुछ ऐसे यहाँ पर विचारवादी हैं जो इसके बारे में रखते हैं, जैसे J.S. राय को ले लें। तो इन्होंने बहुत तरीके से इन्होंने अलग अलग इनके रूप दर्शाए हैं और इन्होंने कहा है कि परंतु जो जीवन है इसका आधार जो है मन होता है। तो मन को वास्तविक स्वरूप के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर आइडियलिस्टिक फिलॉसफी टेक मेनी एंड वेरिड फॉर्म्स बट द पोस्टुलेट अंडरलाइंग ऑल इज द माइंड और स्पिरिट इज द इसेंशियल वर्ड स्टफ दैट द ट्रू रियलिटी इज द मेंटल कैरेक्टर। इन्होंने यही बताया है कि आदर्शवाद जो है सबका जो मेन केंद्र है वो मन ही है। तो मन के बारे में इन्होंने बताया है। अगर हम आगे बात करें इसी के बारे में, तो यहाँ पर बात करें दूसरे जो हमारे विचारवादी थे, एन दत्ता जी के बारे में अगर बात करें, तो इन्होंने कहा है कि आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को अध्यात्म मानता है। जैसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलें तो अगर कहते हैं आइडियलिज्म होल्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो सत्ता है वो ईश्वर की ही देन है। इन्होंने ईश्वर को सर्वप्रथम रखा हुआ है। अगर बात करें आदर्शवादी दर्शन की, तो यहाँ पर आदर्शवादी दर्शन में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी की बात यहाँ पर की जाती है, जिसमें कहते हैं हिंदी में अगर बात करें तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। यहाँ पर प्लेटो जो थे विचार जगत में, प्लेटो विचारों अनादि अनंत को अपरिवर्तनशील मानते थे और इसी की सहायता से ईश्वर इस संसार का निर्माण करता है। प्लेटो ने आत्मा को ईश्वर माना है और उनका मानना था कि आत्मा जन्म लेने से पहले पूर्व के विचारों के संसारों में भ्रमण करती है और यहाँ आने के बाद जो है विचारों के संसार में जाने के लिए वह उत्सुक रहती है। तो यह विचार जगत की अवधारणा है। अगर हम बात करें वस्तु जगत की, तो वस्तु जगत में यहाँ पर बात की जाएगी महान दार्शनिक जो लाइबनीज थे, उन्होंने ही कहा था कि जो प्रत्येक पदार्थ है एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चिर बिंदुओं को की सत्ता को स्वीकार करता है। मतलब कहते थे कि हर एक बिंदु में, हर एक कण में जो है ईश्वर का वास है। तो यहाँ पर तत्व मीमांसा में कणों में ईश्वर का वास माना जाता है। इसका मेन मोटो था कि हर एक पदार्थ में यहाँ पर बना हुआ है, ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें एक ईश्वर से ही मिलकर बनी हैं। अगर हम बात करें ज्ञान मीमांसा की यहाँ पर, तो ज्ञान मीमांसा में एपिस्टेमोलॉजी में एकेश्वरवाद का ज़्यादा यहाँ पर मोनोलिज्म, यहाँ पर बताया कि सत्य जो है हमारा एक ही है और उसी सत्य के अलग अलग रूपों को हम अभिव्यक्त करते हैं। एकेश्वर दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है पदार्थ या प्रकृति को सत्य मानता है और दूसरा जो होता है वह ईश्वर को सत्य मानता है। इसे आदर्शवाद की संज्ञा जो देता है। अगर हम बात करें डुअलिज्म, द्वैतवाद की, तो यहाँ पर द्वैतवाद में इस संसार में दो प्रकार के द्वैतों को
मान्यता दी जाती है। पहला प्रकृति पदार्थ और दूसरा चेतना या ईश्वर को यहाँ पर बात की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर डुअलिज्म की बात की जाती है। और अगला बात करें अनेकेश्वरवाद, यहाँ पर प्लूरलिज्म, यहाँ पर प्रकृति पदार्थ और द्रव्य चेतना ईश्वर एक एवं निरपेक्ष प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं और इन अनुभवों के साथ उपायदेता को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार के आदर्शवादी दर्शन यहाँ पर कहलाते हैं। अगर हम इस बार बात करें एनेक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा की, तो जो पूरा सजीवन ब्रह्मांड की सुंदरता है बौद्धिक ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है वह अवधारणाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है। और यही अवधारणाएं हमारी बौद्धिक ज्ञान कहलाती हैं, जो कि हमारे मूल्यों का निर्माण करती हैं, और ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करने में हमारी मदद करती हैं। तो इस तरीके से हम देख चुके हैं यहाँ पर तीनों प्रकार की मीमांसाओं के बारे में। यहाँ पर आइडियलिज्म की फिलॉसफी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। पहला जो इसका उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना। यहाँ पर हम देख सकते हैं मनुष्य को मनुष्य बनाना, टू मेक मैन अ मैन। यहाँ पर बात करें मनोचित गुणों के अभाव के कारण जो मनुष्य नहीं रह पाता है, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान करा के उसको मनुष्य बनाना इसका पहला मोटो है। तो यहाँ पर आदर्शवाद का जो पहला उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना, और दूसरा अगर यहाँ पर बात करें उसका आध्यात्मिक विकास करना। अगर हम आध्यात्मिक विकास करना मतलब आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना होता है। इसमें शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लेकर के आए और यहाँ पर लागू करे जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो। यहाँ पर बालक के अंदर अगर आध्यात्मिक विकास होगा तब वह आत्मानुभूति के कारण यहाँ पर मनोचित जो गुण होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो उसके अंदर विकसित होगी और जिससे वह मनुष्य बनेगा। और तीसरा जो यहाँ पर मोटो है सत्यम सुंदरम शिवम का विकास करना। अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम जैसे चितरंजन मूल्य जो होते हैं उनका विकास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और इसके साथ साथ जब तक इसका मूल्य का विकास नहीं होता है तब तक आध्यात्मिक की पूर्णता एक व्यक्ति को कभी नहीं प्राप्त हो सकती है, जब तक कि हम सत्यम शिवम सुंदरम का विकास नहीं कर सकते हैं। मूल प्रकृति को आध्यात्म में परिवर्तित करना। अगर हम मूल प्रकृति को आध्यात्म में परिवर्तित करने के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आदर्शवादी जो शिक्षा है इसका उद्देश्य है कि बालक में मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना और उसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार एक शिक्षक उसके आध्यात्मिक विकास को परिवर्तित कर सकता है। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे और साथ साथ में और कई उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन ये मुख्य उद्देश्य हैं कि जो आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आदर्शवाद के सिद्धांतों के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहला जो सिद्धांत है यह ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड है, गॉड मेड वर्ल्ड के बारे में बात करता है। यहाँ पर आदर्शवादी जो हैं, आदर्शवादियों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में कोई नियामक सत्ता आवश्यक है और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आदर्शवादियों के अनुसार ब्रह्मांड जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, पहला आत्मा और दूसरा प्रकृति, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो कहलाता है वो परमात्मा कहलाता है। तो वो मानते हैं कि यहाँ पर जो पूरी सत्ता बनाई गई ये किसी आध्यात्मिक या ईश्वर भगवान के द्वारा ही रची गई है। और दूसरा अगर इसका सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये आध्यात्मिक जगत को महत्व देता है। अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगतों में बांटा था, एक वस्तु जगत और एक दूसरा विचार जगत। तो इनके अनुसार जो था विचार जगत परिवर्तनशील होता है और जो असत्य है, और दूसरा जो होता है विचार जगत, इन्होंने इसको सत्य माना था क्योंकि वह अपरिवर्तनशील होता है, जो कभी बदलता नहीं है। और तीसरे अगर बात करें तीसरे सिद्धांत की तो राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। तो इस वाले टॉपिक में राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है, इसमें हीगल जो थे उन्होंने एक अच्छी यहाँ पर क्या कहते हैं परिभाषा को निर्मित किया है कि आदर्शवादी व्यक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ राज्य को मानते हैं। इसमें प्रसिद्ध आदर्शवादी हीगल फिक्टे ने राज्य को सर्वोच्च तथा आदर्श सत्ता के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि जो राज्य होता है, राज्य से ही देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है।
अगर हम आगे बात करें यहाँ पर अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में, आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य के अंदर जो है आत्मा का निवास होता है और आत्मा अनंत होती है, अनादि होती है और सूक्ष्म है, परंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी इस शक्तियों का पहचान नहीं कर पाता है एक व्यक्ति, और उसका पहचान करवाना ही उसका मेन मोटो है। और पांचवें की बात करें, नैतिकता को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। तो आदर्शवादियों के अनुसार अगर सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों का अगर हम एक मनुष्य बीच में जो है अगर हम विकास कर सकते हैं, तो उसको विकास करने के बाद एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करने में ही सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अगर हम अगले बात करें यहाँ पर शिक्षा के प्रभाव के बारे में, तो यहाँ पर शिक्षा का जो प्रभाव है पारलौकिकता तथा मानवीय गुणों का विकास करना, इसका मुख्य अवधारणा है कि यहाँ पर व्यक्ति के अंदर मानवीय गुणों का, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे व्यक्तित्व वाले वर्डों का यहाँ पर विकास करना ही इसका मेन मोटो है। अगर हम इसके बात करें इसके पाठ्यक्रम के बारे में, इसके कैरिकुलम के बारे में, तो यहाँ पर इसका सबसे पहला कैरिकुलम जो है ये सबसे पहले बात करता है नैतिकता पर, नैतिकता के विकास पर ये सबसे ज़्यादा महत्व देता है। सबसे पहला जो इसका मेन मोटो होता है नैतिकता, जिसमें हो सकता है धार्मिक प्रचार होता है या उसके अंदर धार्मिक विचारों का उत्पत्ति करना है एक बालक के अंदर, और दूसरा होता है आचार शास्त्र, और तीसरा होता है आध्यात्म। इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास करना ही इसका मेन मोटो है। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसके अंदर बौद्धिकता का विकास करना, मतलब इंटेलिजेंस का विकास करना होता है। तो पहला होता है हम किसी भाषा को पढ़ाएं उसको, दूसरा होता है साहित्य के माध्यम से, तीसरा इतिहास के माध्यम से, चौथा भूगोल के माध्यम से, और पांचवा विज्ञान के माध्यम से। अगर हम तीसरी बात करें यहाँ पर इसका मेन पाठ्यक्रम जो होता है वो कलात्मक पाठ्यक्रम होता है। एक व्यक्ति के अंदर कलात्मक, दृश्यात्मक और काव्यात्मक विकास करना ही इसका मेन मोटो होता है। अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर आदर्शवादी शिक्षण विधियों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आदर्शवादी शिक्षण विधियाँ जो हैं कई प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पर पहला जो दिया गया है यहाँ पर खेल विधियाँ, यहाँ पर प्ले मेथड, यहाँ पर खेल विधियों के बारे में बात की गई है। तो खेल विधि जो थी वो फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था एक बालक खेल से भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बात यूज की जाती है संवाद विधि, और संवाद विधि दी गई है प्लेटो के द्वारा, जो कि आदर्शवाद के ही जनक माने जाते हैं। आगमन और निगमन विधियाँ जो हैं अरस्तु के द्वारा यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम बात करें चौथी विधि प्रश्नोत्तर विधि या सुकरात विधि, क्वेश्चनिंग मेथड के बारे में, तो क्वेश्चनिंग मेथड जो है सुकरात के ही द्वारा दी गई थी। यहाँ पर एक बच्चा दूसरे टीचर से पूछ कर या फिर क्वेश्चन कर करके ही सीख सकता है। और पांचवी यहाँ पर बात करें तो व्याख्या विधि होती है, और छठी बात करें तो यहाँ पर तर्क विधि का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये 6 विधियाँ हैं जो कि मोस्टली अच्छे से यहाँ पर यूज की जाती हैं। अगर हम बात करें आदर्शवाद और शिक्षक के बारे में, तो गोटे कहते हैं कि अध्यापक वह है जिसके अंदर हम कुछ सीखते नहीं अपितु बनते हैं। तो यहाँ पर गोटे जो थे, अकॉर्डिंग टू द गोटे द टीचर डज नॉट टीच अस बट मेक अस, वह हमें बनाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सच्चा शिक्षक, इसका ये कहता है कि सच्चा शिक्षक वह होता है जो आदर्श जीवन का शाश्वत सत्य है। शिक्षक एक माली की तरीके से यहाँ पर बच्चों को ट्रीट करता है, अंदर सुसंस्कृत और सभ्य बनाने के लिए उनके दुर्गुणों को उस प्रकार दूर करता है जैसे एक माली जो है झाड़ को एक फूल के पौधों से अलग कर देता है। आदर्शवाद के अनुशासन के बारे में बात करें तो आदर्शवाद का जो अनुशासन है इसमें बालकों पर कठोर अनुशासन के बारे में बात करता है। यहाँ पर आप जैसे जानते होंगे, यहाँ पर आश्रम विधि जो थी सेम इसी पर आधारित थी। और यहाँ पर अगर बात करें बाह्य रूप से अंतःनिर्माणीकरण, यहाँ पर बालक को जो है यहाँ पर बाह्य रूप से, मतलब क्या कहते हैं, इसकी आदत का निर्माण जो है या फिर आत्मनियंत्रण का जो निर्माण है वो बाह्य रूप से लेकर के अंतः निर्माण तक का विकास करता है। और चौथा यहाँ पर बात करें तो आत्मनियंत्रण और आदत निर्माण का विकास भी इसका मेन मोटो होता है। अगर हम बात करें लास्ट इसके आखिरी अनुशासन के बारे में, तो ये उच्च आदर्शों का जीवन में समावेशन की बात करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति और जीवन के में धार्मिक भावनाओं, नैतिकता, मानसिक विकास का बालकों के जीवन में समावेशन करना ही इसका मेन मोटो है और अनुशासन भी है।
अगर हम बात करें आदर्शवाद के मूल्यांकन की, आदर्शवाद का जो मूल्यांकन है, ये सबसे पहला जो मूल्यांकन है सत्यम शिवम सुंदरम जैसे वर्डों का एक व्यक्तित्व, एक बालक के अंदर गुणों का विकास करना ही इसका मेन मोटो है। अगर हम दूसरा बात करें तो यहाँ पर रचनात्मक शक्तियों का विकास करना ही इसका मेन मोटो हो जाता है। यहाँ पर अद्वितीय अर्थों में विस्तृत वर्णन के बारे में, इसमें शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की गई है, इसलिए व्याख्या करती है, इसलिए इसे अद्वितीय अर्थों में विस्तृत वर्णन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आत्म अनुशासन एवं आत्मनियंत्रण सिद्धांतों का विकास भी यह करता है। इसी के साथ साथ इसी क्रम में आदर्शवाद के जो दोष हैं, इन दोषों में सबसे पहला दोष है ये कल्पनात्मक विचारों की एक प्रक्रिया है। आदर्शवादी शिक्षा जो है इसका उद्देश्य न केवल अमूर्त है, परंतु इसका संबंध जो है भविष्य मात्र में है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जाती है, यहाँ पर जो विचारों को लेकर भविष्य के बारे में बात की जाती है, एक बालक के भविष्य के बारे में बात की जाती है, और यहाँ पर वास्तविकता को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इस कारण यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और दूसरा जो है औद्योगिक विकास को महत्व न देना, ये जो बात है यहाँ पर ईश्वर को ज़्यादा बढ़ावा देता है। यहाँ पर नए चीज़ों को यहाँ पर आज के युग का यहाँ पर आवश्यक नहीं समझा जाता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण दोष है। और यहाँ पर आध्यात्मवाद विचार और मन पर आवश्यकता से अधिक यहाँ पर जो है बल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मन पर अधिक बल देने से इस शिक्षा में बौद्धिकता को आवश्यकता से अधिक महत्व मिल जाता है, और जिससे व्यक्तित्व का औद्योगिक या फिर अपने जीवन निर्वाह जैसे चरित्रों का विकास होना कठिन हो जाता है। अगला जो है इसका जो अंतिम ध्येय है वो तात्कालिक समस्याओं का अंतिम ध्येय की ओर होता है। यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति की ओर होता है। यहाँ पर व्यक्ति के मृत्यु के बाद की बातें की जाती हैं, या फिर उसके एक पहल के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर तुरंत की तात्कालिक समस्याओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, इन पर कोई बल नहीं दिया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण दोष हो जाता है आदर्शवाद का। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरीके से हमें जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।